स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। नकबा, 6 दिवसीय युद्ध और 2 स्टेट सॉल्यूशन पद प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ए. सीरियाई गृह युद्ध, बी. इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, सी. खाड़ी युद्ध, डी. अरब स्प्रिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नकबा या आपदा। नकबा 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के व्यापक स्तर पर हुए विस्थापन को संदर्भित करता है, जब लगभग 7,50,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए थे। यह इजराइल की स्थापना के साथ फिलिस्तीनियों की मातृभूमि के खो जाने का प्रतीक है। फिलिस्तीनी इसे प्रत्येक वर्ष नकबा दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिवसीय युद्ध 1967। 6 दिवसीय युद्ध इजराइल और उसके पड़ोसी देशों मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच संघर्ष था। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल की जीत हुई और पश्चिमी तट, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई और गोलान हाइट्स पर उसका कब्जा हो गया। इसने भू राजनीतिक रूप से मध्य पूर्व को नया रूप दिया। 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन संघर्ष को हल करने के लिए अलग अलग स्वतंत्र इजराइल और फिलिस्तीनी राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव है। यह समाधान अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों का केंद्र रहा है, किंतु क्षेत्रीय और राजनीतिक चुनौतियों के कारण यह अप्राप्य है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस लिपि की खोज 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की टीम ने की थी और आज भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। 2. यह मोहरों, टेराकोटा की पट्टियों एवं धातु पर अंकित है, जिसमें चित्रलेख तथा पशु या मानव आकृतियां हैं। 3. इसके तहत सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे गए लंबे वाक्यों में कभी कभी बोस्ट्रोफेडॉन लिपि का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु घाटी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रयुक्त सिंधु घाटी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि की खोज वर्ष 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यह मोहरों, टेराकोटा की पट्टियों एवं धातु पर अंकित है, जिसने चित्रलेख तथा पशु या मानव आकृतियां हैं। अतः कथन 2 सही है। इसके तहत सामान्यतः दाएं से बाएं लिखे गए लंबे वाक्यों में कभी कभी बोस्ट्रोफेडॉन लिपि या पंक्तियों के बीच दिशाओं का परिवर्तन का प्रयोग किया गया है। अतः कथन 3 सही है। इसमें अधिकांश लेख छोटे, औसतन 5 अक्षर हैं। सबसे लंबे ज्ञात टेक्स्ट में 26 प्रतीक हैं। इसकी संक्षिप्तता के कारण इस बात पर विमर्श है कि क्या यह एक पूर्ण विकसित भाषा की परिचायक है या केवल प्रतीकात्मक संकेतन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे अपने अनोखे मॉस नेस्टिंग के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरिबाडा कहा जाता है। 2. वे प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं। 3. इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है? ए. ऑलिव रिडले टर्टल, बी. डुगोंग, सी. ब्लू व्हेल, डी. मंतारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ऑलिव रिडले टर्टल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ये टर्टल मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून के रंग के कवच के कारण पड़ा है। वे अपने अनोखे मॉस नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे अरिबाडा कहा जाता है, जहाँ हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एकत्र होती हैं। वे प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं। ओडिशा का गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य सी टर्टल के विश्व के सबसे बड़े रॉकरी प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह के रूप में जाना जाता है। संरक्षण स्थिति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 आईयूसीएन रेड लिस्ट सुभेद्य साइट्स की परिशिष्ट वन। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धनराशि प्रदान कर सकते हैं, भले ही उनके पास इस पर विधायी प्राधिकार न हो। 2. अनुच्छेद 282 के अंतर्गत दिए गए अनुदान विवेकाधीन है और वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित नहीं है। 3. अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह उद्देश्य उनके विधायी क्षेत्राधिकार से बाहर हो। अतः कथन 1 सही है।
कर अंतरण अनुच्छेद 270 और 275 के विपरीत अनुच्छेद 282 के तहत दिए गए अनुदान विवेकाधीन है एवं वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसे पूर्वोत्तर उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी और नीति आयोग के साथ साझेदारी में MSDE ने चरणवार उद्यमशीलता प्रक्रिया शुरू की। इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम और वित्त पोषण के अवसर शामिल हैं। स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसे पूर्वोत्तर उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और सलाह के साथ सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें व्यवसाय में सफल होने में मदद मिल सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन बेंगलुरु के येलहंका स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर किया जा रहा है। 2. इस वर्ष की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है, अतः कथन 1 सही है। यह भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करती है, अतः कथन 2 सही है। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। एरो इंडिया के विकास के बारे में बता दें कि वर्ष 1996 में एक छोटे विमानन शो के रूप में शुरू हुआ एरो इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजनों में से एक बन चुका है। साथ ही अब यह वैश्विक रक्षा निर्माताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं को आकर्षित करता है। गौरतलब है कि पिछले संस्करणों में एरोस्पेस नवाचार, रणनीतिक साझेदारियों और सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। अगला प्रश्न है, रोडोडेंड्रोन वाटी वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक झाड़िया वृक्ष है जो मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। 2. इसे पहली बार सर जॉर्ज वाट ने वर्ष 1882 से 85 के सर्वेक्षण के दौरान नागालैंड के जाफू हिल रेंज से एकत्र किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार नागालैंड की दजुकोई घाटी में रोडोडेंड्रोन वाटी संकटग्रस्त स्थिति में है और विलुप्त होने की कगार पर है। जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा में प्रकाशित एक अध्ययन में रोडोडेंड्रोन वाटी के फूलने के फेनोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बता दें कि फेनोलॉजी वह अध्ययन है जिसमें बताया जाता है कि पौधे और जानवर मौसम के अनुसार कैसे बदलते हैं। अब जानते हैं रोडोडेंड्रोन वाटी वृक्ष के बारे में। यह एक झाड़िया वृक्ष है जो मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, अतः कथन 1 सही है। यह एक छोटा पेड़ है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 25 फीट तक हो सकती है। मणिपुर और नागालैंड में यह स्थानिक है, विशेष रूप से अपने प्राकृतिक आवास दजुकोई घाटी में उगता हुआ पाया जाता है। इसे पहली बार सर जॉर्ज वाट ने 1882 से 85 के सर्वेक्षण के दौरान नागालैंड के जाफू हिल रेंज से एकत्र किया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर वर्ष 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 2. वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए है। 3. वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर वर्ष 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अतः कथन एक सही है। यह दिवस सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग को प्रोत्साहित करने और साइबर सुरक्षा खतरों और समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर देता है। बता दें कि 2025 में इस दिवस की थीम एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए है। अतः कथन 2 सही है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालना है, जिससे एक ऐसा इंटरनेट समुदाय बने जो सभी के लिए सुरक्षित, समावेशी और सशक्त हो। वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्डर्स परियोजना के एक पहल के रूप में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। अतः कथन 3 सही है। वहीं बाद में इसे व्यक्तिगत, परिवारों और समुदायों के लिए इंटरनेट सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इनसेफ नेटवर्क द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है, HGT-36 विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका नया नाम यशस रखा गया है। 2. इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, अल्ट्रा मॉडर्न कॉकपिट और FADE नियंत्रित AL55I जेट इंजन है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। HGT-36 विमान। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HGT-36 का नाम बदलकर यशस किया गया है। अतः कथन 1 सही है। यह नाम बदलने का निर्णय विमान के डिजाइन में व्यापक बदलाव और स्पिन प्रतिरोधी प्रदर्शन को सुधारने के लिए लिया गया है। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, अल्ट्रा मॉडर्न कॉकपिट और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल नियंत्रित AL55I जेट इंजन है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निपुण भारत, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? A. ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल। B. एक सरकारी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल को बढ़ाना है। C. विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक डिजिटल मंच। D. यह योजना भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।